तो मित्रों, वर्जना से मुक्ति तक आलेख की पहली कड़ी आप सुन चुके हैं। अब इसके आगे मित्रों, ब्राह्मणवाद ने आर्य स्त्रियों को वर्जनाओं में इस तरह कैद किया और मर्यादा के नाम पर उन पहलुओं को उनके जीवन से जोड़ा जिससे पुरुष सत्ता खतरे में ना पड़े। भारत की आदि जनजाति में आरंभ से ही स्त्रियां स्वतंत्र व्यक्तित्व मानी गईं। शबरी, शूर्पणखा, सत्यवती इसके सशक्त उदाहरण हैं। समय रामायण व महाभारत की घटनाओं का हो या बुद्ध और जैन काल का, ब्राह्मणवाद और कुछ रूढ़ियां टूटी जरूर थी, लेकिन वहां भी स्त्री निर्वाण के लिए वर्जित रही। कालांतर में यह बाढ़ हटा, किंतु वहां व्याभिचार ने पैर फैलाए और इसके लिए भी स्त्री को ही दोषी माना गया। मुगल काल में यदि त्रासक जीवन को परिभाषित करना हो तो किसी भी धर्म संप्रदाय की स्त्री का जीवन देख लें, फिर वह इल्तुतमिश का राज्यकाल हो या अकबर का या कि औरंगजेब का। अकबर जरा दयालु माने जाते रहे, लेकिन वहां भी स्त्री उपादान ही रही। समय पूर्व मध्यकाल का हो या उत्तर मध्यकाल का, स्त्रियों की अवमानना करने में संतों ने कमी नहीं की। समाज को दिशा देने वाले, ढाई आकर प्रेम में ईश्वर तत्व ढूंढने वाले कबीर हो या लोकनायक कवि तुलसीदास, सबने स्त्री अस्मिता को कमतर आंका। इस संदर्भ में कवि सूरदास और संत कवि रैदास का दृष्टिकोण अधिक उदार और व्यापक रहा। कवयित्री मीराबाई को घर से निकाला जाना तत्कालीन परिस्थिति में वर्जनाओं के प्रति मीरा के द्वारा किए गए प्रतिकार की प्रतिक्रिया ही थी। ब्रिटिश साम्राज्य नवीन सभ्यता की शुरुआत माना जाता था, किंतु वहां भी कमोबेश स्थितियां वही रही। घर पर शिक्षा, युवा होने पर परिवार द्वारा तय किए गए लड़के से मिलना और विवाह। मुट्ठी भर विद्रोही स्त्रियां हर काल में हुई, इनसे औसत स्त्री समाज का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सचमुच समय पुरातन हो या आज की परिस्थिति में रंगा, स्वरूप बदला है और कुछ नहीं। पुरुषों की मानसिकता तथा स्त्री की वर्जना मुक्ति हेतु छटपटाहट आज भी वही है, और जो बदला है उसकी प्रतिशतता बहुत कम है। आज भी घर, सड़क और महल में इतिहास में दफनाई गई गूंगी चीखों की अनुगूंज चारों ओर सुनाई देती है। आज भी युधिष्ठिर जैसे कायरपति व गौतम तथा राम सरीखे दोषी पति धर्मराज और पुरुषोत्तम बने घूम रहे हैं और समाज भीष्म पितामह बना हुआ है। सबसे पीड़ित तो आज की सीता है, जो अपने जनक की दी हुई सीख के अनुकूल आजीवन चलते रहने की कोशिश में हर पल मरती है। नहीं मरना चाहती तो मीरा की तरह दुष्चरित्रा कहकर निकाल दी जाती है, और उसकी इस अवस्था का जितना दोषी पति होता है उतना ही पिता। महानगरों की तथा ठेठ गांव की बात कम करें तो साधारण गांवों, कस्बों, छोटे शहरों और महानगरों में भी आकर बसे परिवारों में किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक स्त्रियां अपनी इच्छा से खुली हवा में सांस लेने को अकुलाती हैं, छटपटाती हैं। अपने जीवन का निर्णय खुद लेने के लिए चाहती है कि परिवार में उनके विचारों और भावनाओं को स्थान मिले। मित्रों, अन्न से पेट भरता है, मानसिक तृप्ति नहीं मिलती। स्त्री तो प्राण वायु से अमूर्त परिवार और समाज को जीवंतता प्रदान करती रहती है। बदले में कुछ मांगती है तो अपने होने का एहसास, जो सुनियोजित तरीके से हजारों वर्षों पहले उससे छीन लिया गया। सहन शक्ति जब उबाल लाती है तो प्राणदायिनी हवा अपने अस्तित्व में भरे गए जहर को उगलना शुरू कर देती है।
कभी अम्ल वर्षा तो कभी ऑक्सीजन की अतीव न्यूनता। पेड़ कट रहे हैं, धरती वीरान हो रही है, वह अपनी उजड़ती कोख का शोक मनाती है, आर्तनाद करती है, बिलखती है और सीप में मोती जन्म देने वाली बूंदें खारी अम्ल वर्षा में बदल जाती है। ऑक्सीजन समाप्त होने लगता है और जीवन मृतकाय। स्त्री धरा, नदी, वायु और अग्नि से जनजीवन में ऊर्जा स्फुरित करती रहती है, किंतु बार बार चली जाती हुई, शोषण और अवमानना का जहर तन मन पर झेलती हुई, जब संवेदन शून्यता के कगार पर खड़ी अचेतन वस्तु या उपभोग सामग्री घोषित कर दी जाती है तो फूट पड़ती है। हाँ मित्रों, फूट पड़ती है भीषण बाढ़ बनकर, ढहा देती है शिलाएं, धधक उठती है लपटें और नेस्त नाबूद कर देती है पुरातन सामंती व्यवस्था। यह बेचैनी है मध्य वर्गीय स्त्रियों की। मैं पुनः दोहराती हूँ कि यह बेचैनी है मध्य वर्गीय स्त्रियों की। हमारा समाज आज भी मनु के बनाए नियम को लेकर लकीर का फकीर बना हुआ है। अफसोस है कि ये बुराइयां मैदान से उठकर सेंध मारती हुई पहाड़ों और प्रकृति की गोद में पल रहे आदिवासी जीवन में प्रवेश करते जा रही हैं। नागरिक सभ्यता से प्रभावित आदिवासियों व दलितों ने भी जाने अनजाने मनु की बनाई लीक पर चलना शुरू कर दिया है। नतीजा, अब वहां भी स्त्रियां वर्जनाओं से घिर रही हैं। मनु स्मृति के अनुसार स्त्री बचपन में माता पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के आश्रय में रहकर सुरक्षित जीवन बिताए। इन नियमों को बचपन से ही स्त्रियों के मस्तिष्क में कूट कूट कर इस तरह भरा गया कि उन्होंने इसे जीवन का शाश्वत सत्य मान लिया। चलिए मान लिया कि उनके जीवन उद्धारक परिवार के पुरुष हैं, जो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान हैं, जिनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। यदि वो चौखट के भीतर सुरक्षा की बात कह रहे हैं तो यही सच है, स्त्री के जीवन का एकमात्र सच। क्योंकि पूर्व परिस्थितियों ने स्त्रियों को पहले अर्थ, फिर धर्म, फिर शिक्षा से बेदखल किया। स्त्रियां पुरुषों के समक्ष स्वयं को मंद बुद्धि व निर्बल स्वीकारने लगी। मोक्ष का भय दिखाकर ब्राह्मणों ने स्त्री के अवचेतन मन में यह बात बिठा दी कि पति धर्म स्त्री मात्र के लिए सर्वोच्च धर्म और मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। मुगल आक्रमण ने हिंदू धर्म की रूढ़ता को बढ़ाया है। पर्दा प्रथा, बाल विवाह का चलन बढ़ा। रामायण व महाभारत काल में जो वर्जनाएं स्वतः स्फूर्त थी वह अनिवार्य हो गई। मोक्ष की लालसा ने सती प्रथा जैसे अमानवीय धार्मिक कुरीतियों को जन्म दिया। गौरतलब है कि विदेशी आक्रमण उत्तर में अधिक हुए तो कुरीतियां इस भूभाग में अधिक फैली। दक्षिण में साहित्य और शासन से उस काल में स्त्रियां जुड़ी रहीं। सामान्य नारी के परिप्रेक्ष्य में पुरुष ही निर्णय लेने का अधिकारी रहा। ब्रिटिश हुकूमत तक आते आते नारी मस्तिष्क से उतरकर देह मात्र हो गई, जिसकी सुरक्षा के लिए मुगल काल से ही तमाम बेड़ियां बांधी जा रही थीं। लोपामुद्रा, अनसुईया, गार्गी सदृश विदुषियों की चर्चा तो निषिद्ध थी ही, उसकी जगह सावित्री, सत्यवान और लीलावती, कलावती की कथाओं ने ले ली। विडंबना यह है कि जिस वेद की ऋचाएं इन ऋषिकाओं ने लिखी, उस वेद को स्पर्श करने पर भी प्रतिबंध लग गया।
इसका प्रमाण स्वयं विदुषी कवयित्री महादेवी वर्मा हैं, जिन्हें काशी विश्वविद्यालय में वेद के अध्ययन की अनुमति इसलिए नहीं मिली क्योंकि वे अब्राह्मण और स्त्री थीं। आधुनिक सामंत्य दृष्टिकोण दर्शाती ये पंक्तियां। कमरे में अलमारी, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, सोफा और तुम। मैं फिर से दोहराती हूँ। कमरे में अलमारी, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, सोफा और तुम मेरे उपभोग की सामग्री, मेरे अधिशासी क्षेत्र की वस्तु। मगर तुम ऐसा सोचने या समझने की भूल ना करना। मगर तुम ऐसा सोचने या समझने की भूल ना करना। अपनी चेतना को ताजमहल का हिस्सा बना रहने दो और खुश रहो अर्धांगिनी शब्द के साथ। ब्रिटिश काल में अधिकांशतः स्त्रियां कहा जाना चाहिए। ब्रिटिश काल में अधिकांश स्त्रियां अनपढ़ थीं, आज भी हैं, किंतु उनकी मानसिक शक्ति का परिचय तब प्राप्त होता है जब देश व समाज उसका आह्वान करता है। चाहे वह 1783 के पूर्व आंदोलन का आगाज हो, 1857 का गदर या गांधी के आह्वान पर हजारों पर्दानशीनों का सड़क पर उतर आना, लाठियां खाना, धूप में घंटों धरना प्रदर्शन, जेल यात्रा, AB और C क्लास की तकलीफों को हंसकर झेलना, गर्भवती स्त्रियों का भी जेल जाना और तमाम असुविधाओं के बीच शिशु को जन्म देना और उनका आशापूर्ण नामकरण। इसी प्रकार किशोरियों व युवतियों का अंग्रेजों के विरुद्ध खूनी क्रांति का आगाज करना, आजीवन कारावास या हंसते हंसते फांसी पर झूल जाना, देश की स्वाधीनता से लेकर देश के बहुमुखी विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में नारी का सशक्त रूप उभरकर सामने आता है। नारियों ने संविधान और कानून निर्माण में भी योगदान दिया। साहित्य, कला, लोक संगीत एवं नृत्य, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की गौरवशाली विधाओं को संवारती निखारती नारी आज विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कदम बढ़ा चुकी है। हर वह वर्जित क्षेत्र जिसे पुरुषों ने अपने कब्जे में रखा था, आज वह कदम दर कदम बढ़ती जा रही है। राजनीति, शिक्षा, कला, विज्ञान, खेल, सुरक्षा, अस्पताल, न्यायालय, रेल, बस, मेट्रो, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यात्रा आदि आदि हर क्षेत्र में अपने सपनों को पंख लगाकर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर लक्ष्य पर दृष्टि टिकाए बढ़ी जा रही है। प्रत्येक युग में, हाँ मित्रों, प्रत्येक युग में परिवर्तन के साथ उसके जीवन मूल्य बदलते रहते हैं, किंतु शाश्वत आदर्श कभी नहीं बदलता, कभी परिवर्तित नहीं होता। अब भारत में भी यह धारणा बलवती हो रही है कि नारी और नर प्रकृति में दो समान और स्वतंत्र महत्वपूर्ण सत्ताएं हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं। पुरुष समाज के कठोर पौरुष का प्रतीक है तो नारी संजीवनी शक्ति का। भारतीय संस्कृति में स्त्री पुरुष की प्रेरणा, शक्ति एवं पूर्णता मानी गई है। वह पुरुष के अंतर्मन की शक्ति है। यह है भारतीय नारी की सच्ची तस्वीर, जिसे इस समाज से अपने ऊपर विश्वास चाहिए, फिर से वैदिक सभ्यता के स्त्रियोचित सम्मान को वापस लाने के लिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, स्त्रियों की अवस्था में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं। किसी भी पक्षी का एक पंख के सहारे उड़ना नितांत असंभव है।
स्वतंत्रता आंदोलन में शौर्य के लिए लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, जीनत महल जैसी हजारों वीरांगनाएं, शिक्षा के पुनर्स्थापन के लिए रमाबाई, सरला देवी आदि दृढ़ संकल्पी विदुषियां, ब्रिटिश सत्ता से लोहा लेने वाली अहिंसक या हिंसक क्रांतिकारी सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, प्रीतिलता, सुनीति चौधरी, दुर्गा भाभी, वीणा दास आदि हजारों कुमारियां, स्त्रियां जिनके नाम इतिहास में दर्ज तक ना हो सके, लेकिन जिनकी चर्चा मात्र से स्वाभाविक स्फुरन संचरित होता है, से लेकर विकास के किसी भी क्षेत्र में पुरुष के समकक्ष खड़ी होने वाली हर पहली नारी भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कॉर्नेलिया स्वराब पहली वकील, राजकुमारी अमृत कौर पहली केंद्र स्वास्थ्य मंत्री, लीला सेठ पहली चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री। इसी प्रकार लक्ष्मी एन मेनन विदेश मंत्री, विजया लक्ष्मी पंडित राजदूत, वर्षा रामा देवी राज्यसभा की सेक्रेटरी जनरल, सरोजनी नायडू वायसराय, अन्ना राजन जॉर्ज आईएएस, किरण बेदी आईपीएस, सौदामिनी देशमुख जेट कमांडर, प्रेम माथुर पायलट कमर्शियल, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही, आरती साहा तैराकी में इंग्लिश चैनल पर, फिरोज कामिनी क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्रथम शतक प्राप्त, और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की कृषक पुत्री मालवत पूर्णा, जिसने 13 वर्ष के किशोर वय में माउंट एवरेस्ट पर खड़े होकर सहज भाव से कहा था, द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल। सच ही कहा उसने। दृढ़ संकल्प के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। मित्रों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्त्रियों ने वर्जनाओं को तोड़ने के अथक प्रयास किए। अधिकांश वर्जनाएं तत्कालीन समाज की देन थी, जिससे उत्तरी भारत आज भी कमोबेश ग्रसित है और जो संक्रामक रोग की तरह फैल रहा है। किंतु इस सत्य से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को कम करवाने की पहल भी पुरुषों ने ही की। वे सहयोगी बनकर खड़े हुए, स्त्रियों में विश्वास जगाया कि आज भी उनमें वही बौद्धिक क्षमता है जो गार्गी और मैत्रेयी में थी। आज स्त्री विद्रोह उसके अपने अस्तित्व की पहचान देगी। आज ज्ञान व संपत्ति पर पुनः अपना खोया अधिकार पाने के लिए वह दृढ़ संकल्पित है। आज वह समाज के द्वंद्व को समझते हुए अपनी मुक्तिगामी चेतना से बार बार टकराती, लहूलुहान होती हुई भी आगे बढ़ रही है। लेखिका अनामिका मानती है कि आत्मविश्वास की प्यास तेज होती है, लगातार किसी के इशारे पर नाचने का मन नहीं करता। कम खाओ, कम ही पियो, कम से कम हंसो और बोलो, यह करो, यह नहीं, अब सो, अब उठो, इस प्रश्न का जवाब दो, अब चुप्पी साध जाओ। नारी और उसकी पीड़ा को साहित्य के माध्यम से लेखिकाओं ने समाज के सामने रखा है। राजेंद्र यादव ने स्त्री की दुखती रग पर मानो उंगली रखी, पर साथ में उन पुरुषों के षड्यंत्रों का भी खुलासा किया जो आज भी स्त्री को मर्यादा के नाम पर मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। राजेंद्र जी के ही शब्दों में, कैसी हास्यास्पद विडंबना है कि हजारों सालों में पुरुष ने स्त्री को देह से अधिक कुछ नहीं माना।
शस्त्रों और शास्त्रों से भी उसे यही समझाया जाता रहा कि वह सिर्फ देह है और उसकी इस देह के स्वामित्व पर ही उसने संस्कृति का वितान खड़ा कर लिया। लेकिन आज जब स्त्री ने सिर उठाकर कहना शुरू कर दिया कि वह सबसे पहले देह है और अपनी देह की मालिक वह स्वयं है, तो पुरुषों के सारे समीकरण गड़बड़ा गए। मित्रों, किंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पुरुष से प्रतिशोध लेने के आवेश में स्वच्छंदता के अतिवाद की रचना स्त्री की नैसर्गिक संरचना को नष्ट कर देगा और इस तरह वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में स्वयं को पुरुष निर्मित बाजार की एक वस्तु बना देगी। फिर किसे दोष देगी वह? स्त्री प्रेम चाहती है, अटूट और निश्चल प्रेम, विश्वास से लबालब, घर के अंदर और बाहर भी। हर उस व्यक्ति को, हर उस रिश्ते को जिसके जीवन की सरसता उपेक्षा की कड़ी धूप से सोख लिए गए हों, वह अपना पुत्र हो या अनाथ बालक, पिता हो या उनके समतुल्य, मित्र हो या सहकर्मी, भाई हो या देवर। देह से ऊपर उठकर वह समाज को सींचना, उसे जीवंत रखना चाहती है। वह मानती है कि प्रेम प्रतिदान नहीं मांगता। वह मानती है कि प्रेम प्रतिदान नहीं मांगता, बस त्याग जानता है, बूंद बूंद सींचना औरों के जीवन को। तभी तो खारे सागर में पलते हैं जीव और पादप उर्मे दुर्लभ मोती। प्रकृति संस्कृति रचती है काल एवं स्थान अनुसार। प्रकृति के बदलते स्वरूप ने संस्कृति का स्वरूप बदला है। स्त्री संस्कृति है और पुरुष सभ्यता। किसी भी काल के संस्कार स्त्री में ही प्रतिध्वनित होते हैं। वह स्वभावतः नैसर्गिक होती है, आचरणतः निसर्ग। पुरुष कृत्रिम आरोपण कर सभ्यता का विकास करता है। सभ्यता और संस्कृति का तादात्म्य नवोन्मेष व नव उत्थान हेतु अनिवार्य। नारी का प्रकृति स्वरूपा होना प्रसाद की अनेक रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। प्रसाद की नारी उर्वरा, सबला और ज्योतिर्गमयी है। कामायनी की श्रद्धा मनु की प्रेरणा है जो उसे जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाती है। उसकी चंचलता के सम्मुख अडिग खड़ी रहती है। आंद्रे रीच के शब्द समाधान स्वरूप प्रतीत होते हैं। जब स्त्री एक संस्कृति के रूप में विकसित होगी, तभी मानव समाज में क्रांति होगी। नई सोच, नई दृष्टि, नए विचार विकसित होंगे। सत्ता, बुद्धि और भावना के नए आयाम उद्घाटित होंगे। सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में, तुम्हारे रोम रोम से नारी मुझे है स्नेह अपार, तुम्हारा मृदु उर्ही सुकुमारी मुझे है स्वर्गागार। एक अन्य कविता की पंक्ति, तुम्हारी सेवा में अनजान हृदय है मेरा अंतर ध्यान, देवी माँ सहचरी प्राण। मित्रों, यह आलेख 2014 में पत्रिका में आई, वंदे शक्ति स्वरूपा नामक पुस्तक में संकलित यह आलेख आया और फिर वंदे शक्ति स्वरूपा पुस्तक का हिस्सा बना और 2016 में इस आलोचना संग्रह का। पिछले 8 वर्षों में स्त्रियों ने अपने कदम को मजबूती दी है, तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी हमें दिख रहा है। दोनों पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है कि मुक्ति, किस तरह की मुक्ति, और आगे जाना है तो कहाँ। धन्यवाद मित्रों। अगली बार मैं फिर एक नए आलेख के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए शुभ विदाई।